हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि क्या है, सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहां दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं। जब हम मिलाते हैं दोनों पदार्थों को तो समान मात्रा में हर जगह क्या उपस्थित होता है और उसको एक आसान विधि के माध्यम से हम अलग ना कर सके, आसान विधि के माध्यम से या सिंपल मेथड के माध्यम से उन दोनों को अलग ना कर सके, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आप मिलाते हो, मिलाने के बाद अगर दोनों पदार्थों की मात्रा या दो से अधिक पदार्थों की मात्रा समान मात्रा में हर जगह उपस्थित होता है और उसको एक आसान विधि के माध्यम से हम अलग ना कर सकें या सिंपल मेथड के माध्यम से अलग ना कर सकें, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो क्या डिफिनेशन बनेगा? व्हेन अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट या टू आर मोर सबस्टेंस विच लॉस दियर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, यही चीज़ क्या यहीं पे लिखी गई है। ठीक है, अब सवाल आना चाहिए होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर हमने बता ही दिया है क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जहाँ दो पदार्थ मिला रहे हो और दोनों की मात्रा हर जगह समान हो, उसे बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर। देख लीजिए क्या लिखा गया है। मिक्सचर इन विच पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। वही बात है, जहाँ दो पदार्थ मिला दिए और दोनों पदार्थ की मात्रा समान मात्रा में हर जगह उपस्थित होती है, उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम चलते हैं। जब हमने बात किया कि जब हम दो पदार्थ मिला रहे हैं, जैसे हमने बात किया कंपोनेंट की, कंपोनेंट की बात किया, यानी कंपोनेंट बोल सकते हो या सबस्टेंस बोल सकते हो। जब हमने दो सबस्टेंस की बात की, कितनी सबस्टेंस की या टू कंपोनेंट की जब बात की, तो जब हमने टू कंपोनेंट की बात की तो टू कंपोनेंट में क्या होगा? पहला जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाते हैं, ये दो कंपोनेंट जब आपस मिलेंगे तो उनको क्या दे देंगे? सॉल्यूशन दे देंगे। क्या दे देंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों को मिला ले फिर हमको क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंतर्गत, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे बोलता है सॉल्यूट। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंतर्गत, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंतर्गत, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब जैसे आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि जब हम दो कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट में एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाते हैं तो उनको क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। अब सॉल्यूशन के अंतर्गत जो सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब देखेंगे एक तरीका ये हो गया कि जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि यहाँ देखेंगे, जैसे एक कंटेनर हमने दे दिया, इस कंटेनर के अंतर्गत मैंने बोला 50 ग्राम जो है शुगर है, फिर इस बाद मैंने बोला जो है 80 ग्राम जो है आपका क्या दे दिया हमने, जो है साल्ट दे दिया। इन दोनों को मिला दोगे तो कितने ग्राम का सॉल्यूशन मिलेगा? 80 50 कितना होगा? 130 ग्राम का क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे जो कम मात्रा में उपस्थित है, जो स्मॉल अमाउंट में कौन है? शुगर। तो ये शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। जो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो पहला तरीका सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने का, जो स्मॉल अमाउंट में होगा सॉल्यूट होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्वांटिटी ना दी गई हो, तब हम कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर क्वांटिटी ना दिया गया हो तो हमेशा याद रखिएगा जो सॉल्यूशन का नेचर होता है या जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वो हमेशा समान होता है सॉल्वेंट के स्टेट से, सॉल्वेंट के स्टेट से। इट मीन्स अगर सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो दो जो कंपोनेंट यूज कर रहे हो उसमें जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो इसमें देखो, जैसे मैं मान लूँ ग्लूकोज को वाटर मिला रहे हो, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा ना। अब इसमें खोजना हो कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट, तो जो लिक्विड है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, यानी वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और यहाँ पे ग्लूकोज क्या होगा? सॉल्यूट होगा।
तो हमने इस तरीके से पाया कि अगर मान लीजिए क्वांटिटी दिया गया हो तो हम जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट बोलेंगे, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरा तरीका हमने ये पहचाना कि अगर मान लीजिए जो है कि क्वांटिटी ना दी गई हो तो हम इस तरीके से पहचानेंगे कि जो सोल्यूशन का नेचर होता है वो किसके समान होता है, सॉल्वेंट के नेचर से। ठीक है, आगे अगर मान लेते हैं हम क्या हो कि अगर हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं, अगर हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं तो उस सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम 3 कंपोनेंट यूज करते हैं तो उस सोल्यूशन बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। अगर हम 4 कंपोनेंट यूज करते हैं तो उस सोल्यूशन क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी सोल्यूशन। उस सोल्यूशन क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा कि पूरा 2 कंपोनेंट लीजिए, 5 कंपोनेंट लीजिए, 10 कंपोनेंट लीजिए, हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है, सॉल्यूट मैक्सिमम हो सकते हैं, सॉल्यूट मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो है कि मैंने 3 पदार्थ ले लिए, जैसे मैं मान लूं मैंने 3 सब्सटेंस ले लिया, पहला ले लिया शुगर, दूसरा हमने ले लिया साल्ट और तीसरा हमने ले लिया वाटर। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं कि अगर तीनों को मैं घोल दूं या तीनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दूं तो उसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब जो चीज़ बची वो सब क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट, यानी शुगर और साल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और हम ये याद रखिएगा क्या कि वाटर को हमेशा आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। कौन कौन सा डाउट, पहली बात तो सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत कौन कितनी मात्रा में उपस्थित होता है। अगर मान लो क्वांटिटी ना दी गई हो तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपने ये जाना कि अगर 2 कंपोनेंट होता है तो बाइनरी सोल्यूशन, 3 कंपोनेंट होता है तो टर्नरी सोल्यूशन और 4 कंपोनेंट होता है तो क्वाटर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, हाँ तो चलिए बात करते हैं एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। एक्वा सोल्यूशन जिस सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज करते हैं उसे बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में हम सिर्फ सॉल्वेंट के रूप में वाटर ना यूज करें, वाटर के अलावा जो भी चीज़ यूज करते हैं वो कहलाता है नॉन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वा सोल्यूशन। तो आपने क्या क्या जान लिया, आपने जान लिया जो है सोल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, आइडेंटिफिकेशन जान गए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंतर्गत। फिर आपने जान ली एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। अब हम बात एनसीईआरटी से उठा लेते हैं। तो क्या एनसीईआरटी से चार्ट देखो क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है कि गैसीय सोल्यूशन के अंतर्गत सॉल्वेंट के रूप में आप गैस कैसे यूज करोगे। ठीक है, आपको पता है अगर सोल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस होगा। इसका मतलब जो है सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो तीनों हो सकता है या जो तीनों होगा। और सॉल्वेंट के रूप में सिर्फ क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में सिर्फ क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो है सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में सिर्फ क्या होगा, सॉलिड होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ solute dissolved per kg mass of solvent or per liter volume of solvent is called concentration of solution, is called concentration of solution, concentration of solution। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंतर्गत उपस्थित सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप जान गए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत पहला जो हम पॉइंट पढ़ते हैं वो होता है मास परसेंटेज। कौन होता है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज को द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको m बाई m से दर्शाते हैं और w बाई w से भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैंने एक कंटेनर लिया, कोई सब्सटेंस A है, दूसरा कोई सब्सटेंस B है। ठीक है,
और ये दोनों किस में है, मास में है। ठीक है, इन दोनों को मिला रहे हो तो मिलाओगे तो क्या होगा, MA प्लस MB ग्राम। ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज ये होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंतर्गत उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताते हुए क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। तो बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम मिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की द्रव्यमान की गणना करना क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक समझ में आया, मतलब 100 ग्राम मिलियन के अंतर्गत उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मास परसेंटेज हमने डिफाइन किया जाना, आप अपने से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज बराबर क्या होगा, मास परसेंटेज बराबर क्या होगा, मास परसेंटेज बराबर होगा मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अगर मान लीजिए मैं मास परसेंटेज सॉल्यूट के लिए मैं निकाल रहा हूँ, मास परसेंटेज अगर मुझे निकालना हो सॉल्यूट के लिए, ठीक है, तो मास ऑफ कंपोनेंट की जगह क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या होगा 100। इसको लिख सकते हो MA बटा MA प्लस MB, MB गुणे 100। अब सॉल्वेंट के लिए लिखना हो तो वेट बाय वेट, आपको सॉल्वेंट के लिए निकालना हो तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100, यानी सॉल्वेंट का क्या होगा MB बटा ये क्या हो जाएगा MA प्लस MB गुणे 100। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंतर्गत उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मास को बतलाना या बताना क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। लिख दे डिफाइन, क्या लिख दे के लिख लेंगे, चलिए अच्छा लिख ही देते हैं। क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट डिजॉल्व या प्रेजेंट भी बोल सकते हो, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया होगा कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। पहला कंसंट्रेशन ऑफ टर्म कौन सा है, मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंतर्गत उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। ठीक है, अब हम अगला चलेंगे, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म मास ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म की बात करते हैं, तो जो क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर लेता हूं। वॉल्यूम परसेंटेज जिसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत, जिसको V/V से दर्शाते हैं, किससे, V/V से। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे मैंने मान लीजिए एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर के अंतर्गत हमने सब्सटेंस A मिलाया और दूसरा कोई सब्सटेंस था B, और ये दोनों किस में थे, आयतन में, वॉल्यूम में थे। ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, VA प्लस VB, और दोनों किस में होंगे, ml में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, 100 ml वॉल्यूम 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के आयतन को बतलाना क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशत। यानी 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बताना क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज। या बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ मास नहीं यहाँ यूज करेंगे, यहाँ वॉल्यूम यूज करेंगे। द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। चलो लिख लेते हैं, क्या हमने जाना वॉल्यूम परसेंटेज का, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 100 ml of volume of solution is called volume percentage, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के आयतन को बताना क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होगा, V बाई वी परसेंटेज बराबर क्या होगा, क्या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा 100। तो अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो जब सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी VA बटा VA प्लस VB गुणे 100। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बताना क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो दूसरा कंसंट्रेशन टॉपिक कंप्लीट, कंसंट्रेशन दूसरा टर्म कंप्लीट हो गया। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, पहले इसको लिख लें, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को m बाई बी से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर मैंने सबस्टेंस A मिलाया और दूसरा कोई सबस्टेंस है B जो है आयतन में है यानी ml में है, और जो A है वो क्या है, मास में है। ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे, तो इन दोनों को मिलाओगे तो किस में मिलेगा, ml में मिलेगा, क्योंकि ml के रूप में हमने क्या यूज किया है, सॉल्वेंट यूज किया है। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान की गणना करना क्या कहलाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के क्वांटिटी को या 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मास को क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बोलोगे द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको लिख लेते हैं, फार्मूला क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इसका जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हो गया।